एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल ऑनलाइन सक्सेस की फ्रेंड। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी से चैप्टर जैव प्रक्रम लेके आया हूँ। इसमें हम फ्रेंड आपको पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे जैव प्रक्रम में। आपका चैप्टर जो है ये जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम है, इसमें हम आपको पहले इंट्रोडक्शन देते हैं बायोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स। उसके बाद में इसका थ्योरी और इसका लास्ट में है मैं इसका प्रश्न का आंसर भी आपको दिलाएंगे। तो आज का पहला इंट्रोडक्शन होता है क्या, देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। बायो का मतलब हो गया जीव या लाइफ, लोगो मतलब अध्ययन होगी स्टडी। जीव विज्ञान मतलब जीव प्लस विज्ञान, जीव विज्ञान हो गया। जीव का विशेष ज्ञान जीव विज्ञान कहते हैं। और इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, विज्ञान बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तमाम जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यूनानी विद्वान अरिस्टोटल ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान की पहचान दिलाई। सर्वप्रथम अरिस्टोटल ने जीव विज्ञान को पहचान दिलाई, जिसे हम अरिस्टोटल को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो आप कहिएगा अरिस्टोटल। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरिस्टोटल। इतना तो समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक, अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान को भी प्रमुख दो भागों में बांटा गया है। पहला है जूलॉजी यानी जियोलॉजी, पहला है हिंदी में जंतु विज्ञान, दूसरा है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। इसमें जीव विज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड ऑफ टू पार्ट, जिसमें पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो हम इसका एक एक करके पार्ट पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान में हम अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स। चैप्टर हम 1 में आ गए, तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। जैव प्रक्रम पोषण, लाइफ प्रोसेसेस एंड न्यूट्रिशन। सजीव और निर्जीव में 5 अंतर स्पष्ट करें। सजीव निर्जीव, सजीव वृद्धि करता है और जबकि निर्जीव वृद्धि नहीं करता है। सजीव में प्रोटीन होता है जबकि निर्जीव में प्रोटीन नहीं होता है। सजीव अपने तरह संतान उत्पन्न कर सकते हैं और निर्जीव अपने तरह संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। समझ गए फ्रेंड अंतर। सजीव भोजन बना सकते हैं, निर्जीव भोजन नहीं बना सकते। सजीव श्वसन लेता है, निर्जीव श्वसन नहीं लेता है। सजीव में कोशिकाएं जीवित रहता है जबकि निर्जीव में कोशिकाएं जीवित नहीं रहता है। ये सब अंतर आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, तो ये सब ध्यान में रखिएगा और समझिएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बारिश को निर्जीव वर्ग में रखा है क्योंकि इसमें जीवाणु की संचालन में आणविक गति नहीं करती है। वायरस को निर्जीव वर्ग में रखा गया। वायरस को निर्जीव वर्ग में रखा गया है क्योंकि इसमें जीवाणु की संचालन नहीं होती है, आणविक गति नहीं होती है, इसलिए इसको निर्जीव जगत में रखा गया है। सजीव वस्तुएं एवं जैव प्रक्रम, तो हम ये वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से फ्रेंड आपका एग्जाम बिहार बोर्ड में बन सकते हैं, तो समझिएगा। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होती है यानी मेंटेनेंस, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। पोषण न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन शरीर के अंदर तमाम क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। इस ऊर्जा की आपूर्ति भोजन से होती है, जिसे हम पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन शरीर के अंदर तमाम क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो ऊर्जा की हमें ज़रूरत होती है, उस ऊर्जा को हम पोषण कहते हैं। अब आइए तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा श्वसन है, रेस्पिरेशन। तो इसको भी देख लेते हैं। जटिल भोज्य पदार्थ को उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के रूप अभिक्रिया द्वारा सरलीकरण करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, रिडक्शन। अब आइए परिवहन तंत्र। हमारे शरीर में भोजन एवं गैसों के परिवहन के लिए विशेष तंत्र होती है, जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं, ट्रांसपायरेंट सिस्टम। फ्रेंड्स, ये सब हम टॉपिक कवर करा के इसको लास्ट में क्वेश्चन का आंसर भी कराएंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कराएंगे। और इसका हम PDF भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे दोस्तों, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले आप इसको बारीकी से समझ लीजिए। उत्सर्जन, एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है उत्सर्जन। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप कई हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थ को बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में अंदर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिसे हम खाना पीना कोई भी खाते हैं, उनसे जो पदार्थ अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है, उसे ही उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन की क्रियाओं के जिस अंग द्वारा होता है, उसे उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। पूछिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्सर्जित तंत्र किसे कहते हैं, तो उत्सर्जन की क्रियाओं जिस द्वारा होता है, उसे हम उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। जनन, रिप्रोडक्शन, इसको हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जीव अपने ही तरह जिसकी प्रक्रिया द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं, उसे जनन कहते हैं। जनन की क्रियाओं में जो अंग भाग लेते हैं, उसे जनन तंत्र कहते हैं। यानी कि मनुष्य जो अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी जनन। क्रियाओं में जो अंग भाग लेते हैं, उसे जनन तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण के बारे में ऊपर में ही बताएं। पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। पोषण वह विधि है जिससे पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। पोषण की विधियाँ। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला फ्रेंड्स स्वपोषण और उसके बाद परिपोषण। स्वपोषण ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा परिपोषण हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण जब जीव हम अपने भोजन खुद तैयार करते हैं, उस दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। इस प्रकार के पोषण हम कहेंगे स्वपोषण, यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये वह जीव जो खुद भोजन अपना तैयार करते हैं, किसी दूसरे जीव पर नहीं रहते, उसे स्वपोषण कहते हैं। अब परपोषण के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। वे जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा फ्रेंड, भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में अभी 60 क्वेश्चन देते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है,
इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, तो इसका हम प्रोवाइड करेंगे PDF भी। तो पहले यहाँ समझिए, हरे पौधे में हरित लवक पाया जाता है। हरे पौधे में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक में हरे रंग का एक वर्णक पाई जाती है, जिसे हम वर्णपरित या क्लोरोफिल कहते हैं। अब आइए दोस्तों, परपोषण के बारे में जान लेते हैं। परपोषण, जब कोई जंतु अपना भोजन खुद न बनाकर दूसरे पर निर्भर करता हो, इस प्रकार का पोषण परपोषण कहते हैं। यह पोषण जो जीव करता है उसे परपोषण कहते हैं। मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब परपोषण है फ्रेंड्स। अब परपोषण के हम प्रकार पढ़ लेते हैं। परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, से प्रोटोफाइटिक न्यूट्रिशन, वह जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं एवं पौधे से करता है, उसे हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। हम इसे सरल शब्दों में याद करेंगे, जो मृत जीवी होते हैं वे मृत जंतुओं से एवं पौधे से भोजन करता है, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे हो गया कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब मृत जीवी के उदाहरण हैं। मृत जीवी अपघटक भी कहलाते हैं, क्योंकि यह डेड बॉडी को अपने मौलिक तत्वों में बदल देती है। परजीवी पोषण, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इस पोषण में एक जीव दूसरे जीवों के शरीर में चिपक कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। इसमें फ्रेंड जैसे हम लोग परबिजियम कह सकते हैं, इस प्रकार के पोषण जीव जो है दूसरे जीव में चिपक कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे भैंस सबको हम लोग देखे होंगे गांव सब में, नदी या नहर सब में भैंस को जैसे हम नहवाते हैं फ्रेंड्स, तो उस समय जोगटी सब फंस जाते हैं, कीड़े मकोड़े, वो हम परजीवी हम कहेंगे। जैसे चिपकता है उसके माध्यम से वे भोजन अपना प्राप्त करते हैं, इस प्रकार को हम परजीवी पोषण कहते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में कीड़ा हो जाएगा, जोगटी हो जाएगा। प्राणी संपोषण, होलोजोरिक न्यूट्रिशन, जब प्राणी ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करता है, इसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मेढक हो गया फ्रेंड्स, मनुष्य हो गया फ्रेंड्स, अमीबा, ये ठोस के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। अब आइए अब पौधे में पोषण के बारे में आज जान लेते हैं। पौधे में पोषण, मसूर एवं अम्बरेल के पौधे में घुलनशील की क्रिया नहीं होती है। मसरूर एवं अम्बरेल के पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो मशरूम एवं अम्बरेल के पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण, हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल ग्रहण कर प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करे। अभिक्रिया के फलस्वरूप वह ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त करती है। इसे अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहती है। इसमें फ्रेंड हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं। पेड़ पौधे में वायुमंडल की उपस्थिति यानी कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति और जल ग्रहण कर सूर्य प्रकाश की क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया कर अपना भोजन ग्लूकोज की यानी C6H12 और ऑक्सीजन 0 प्राप्त कर यह अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहलाती है। C6H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति बनाकर C6H12O6 + 6O2 ये अभिक्रिया बनाती है। ये अभिक्रिया आपको पूछ सकते हैं फ्रेंड, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण का स्थान, पोजीशन ऑफ फोटोस्टेट, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण का
पत्ते को बाह्य त्वचा को एपिडिस कहते हैं। पत्ते को बाह्य त्वचा को एपिडिस कहते हैं। एपिडिस में पाए जाने वाला छिद्र स्टोमेटा कहते हैं। जो पत्ते में फ्रेंड्स है ना, तो छोटा छोटा छिद्र, उसे हम स्टोमेटा के नाम से जाने जाते हैं। इसको याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य पदार्थ घटक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अभिक्रिया के लिए चार पदार्थों का होना अति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में के लिए चार पदार्थों का होना बहुत आवश्यक है। पहला है CO2, दूसरा है H2O, तीसरा है Sl, चौथा है क्लोरोफिल। पनहरित या क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्लोरोफिल ही होता है, जिसके हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषक इकाई, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषक इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाई जाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O, सूरज की प्रकाश। जंतुओं में पोषण, सभी जंतु के रूप में भोजन के लिए पेड़ पौधे निर्भर रहते हैं। सभी जंतु लोग जो है भोजन जो अपना पेड़ पौधे और जंतु पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहती है। सभी जंतु पूर्ण रूप से भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। अविवाह के एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव अविवाह के परिश्रम आदि भोजन के अंतर्ग्रहण, उत्पाद एवं भोजन राजधानी की मदद से करता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित स्थान से होती है, जिसे साइटोस्टोम कहते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन को पचाने में जो अंग सामूहिक रूप से भाग लेते हैं उसे हम पंचतंत्र कहते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई फ्रेंड्स, इसमें जीभ भार हो गया, कड़वा हो गया, खट्टा होता है स्वाद, मीठा हो गया। एक वयस्क मनुष्य को 32 दांत होते हैं। दांतों को प्रमुख 4 भागों में विभक्त किया गया। प्रताकर, तनक, इनसाइबर, भेटक, कैनाइन, चर्णक, मोलर, अग्रन, चर्वक, प्रीमियर। दांतों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कर्तनक, दूसरा भेदक, तीसरा है चर्वक और चौथा है अग्नचर्वक। डेंटाइन दांत के अधिकांश भाग को तैयार करती है। यह काफी कठोर होता है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल का एक परत होती है, जिसे हम इनामेल परत के कहते हैं। इनामेल दोस्तों जो होता है, ये हमारे दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे हम कोई भी खाना या चॉकलेट बिस्कुट कुछ भी खाते हैं, तो अगर हम मुंह अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो हमारा दांत का जो इनामेल होता है फ्रेंड्स, वो झड़ जाता है। जिसके कारण हमें कभी कभी पानी पीने में, खाना खाने वक्त हमारा दांत कनकनाता है। इसका मुख्य रूप से यही प्रिंट होता है, हमारा दांत इनामेल झड़ जाता है। इसको इसलिए इनामेल को बचाए रखने के लिए हमें खाना खाने के बाद या कुछ भी छोटा सा एक चॉकलेट भी खाने के बाद हमको मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। सब यहाँ पे उसी का दांत का क्षय होने का कैसे आराम होते हैं फ्रेंड्स, तो वही बिस्कुट, चिकन मछली खाने के बाद हमको अच्छी तरह साफ सफाई कर लेना चाहिए। चलिए फ्रेंड, हम ग्रसनली के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रसनली क्या होते हैं? ग्रसनली भोजन निगल द्वारा होते हुए ये ट्रोकिया में जाता है। इसके बाद छोटी आंत दाढ़ी आंत में चला जाता है। इसे ग्रसनी कहते हैं। छोटी आंत में भोजन 4 से 5 घंटे रह सकते हैं, जिसे आमाशय कहते हैं। आमाशय के स्थान चौड़ी थैली जैसी होती है, इसे उदार गुहा के बाएं ओर रहती है। आमाशय, हमारा जो गुहा है उसकी बाएं तरफ रहते हैं आमाशय। चलिए फ्रेंड्स, ये आमाशय के अग्रभाग को क्रोडित, जब पिछले भाग की प्लाइट भाग प्रोडिक्स प्लाइट कहलाते हैं।
अमाशय के बीच वाले भाग के फंडिक पार्ट कहते हैं। पहला है क्रेडिट पार्ट, दूसरा है फंडिक पार्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। तीसरा है प्लूरेटिक पार्ट। अमाशय के अंदर जगह जगह पर एपिथेलियम का दीवार या परत होता है, जिसकी कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। श्लेष्मा या न्यूक्लियस कोशिकाएं, द्वितीय या अम्लज कोशिकाएं, पेरिटेटेड और ऑक्सीथिक सेल, मुख्य या जाइमेजिन कोशिकाएं, चीफ जाइमेटिक सेल्स। श्लेष्मा या भित्ति और मुख्य कोशिकाओं से निकलने वाली स्राव को सामूहिक रूप से जठर रस कहते हैं। जठर रस किसे कहते हैं फ्रेंड्स? ये जो मुख्य कोशिकाओं से निकलने वाली स्राव को हम अमाशय में वसा का पाचन गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा होता है। गैस्ट्रिक वाप को हम वापा अम्ल या ग्लिसरॉल बदल देते हैं, अतः भोजन के स्वरूप लाई की तरह जैसे हम काइमा कहते हैं। छोटी आंत फ्रेंड, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा एवं बेलनाकार भाग होती है। छोटी आंत की शाकाहारी जंतुओं को छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। आहार नाल की सबसे लंबा भाग छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रैनिल और दूसरा है जेजुनम मध्य भाग, दूसरा इलियम अंतिम पाचन इलियम में होता है फ्रेंड्स। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त अग्नाशय रस और अंत रस की क्रियाओं द्वारा होता है। पित्त रस का स्राव यकृत अग्नाशय रस का अग्नाशय जबकि अंतरस का अंत ग्रंथि होता है। यकृत मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत से पित्त रस की स्राव होती है। इसे थैलोसिस, इसमें गोल ब्लू डिस्क एक थैली में जमा होती है। पित्त गाढ़ा एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जो शरीर की माइटोकॉन्ड्रिया में होता है फ्रेंड्स। पित्त जो है गाढ़ा एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसका कोई एंजाइम नहीं, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस को लवणों की सहायता से भोजन के विखंडन की पायसीकरण कहता है। अग्नाशय अमाशय के नीचे तथा ग्रहणी के घेरे पीले रंग का ग्रंथि को अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय रस में मुख्य रूप से ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप फ्रेंड्स समझ रहे हैं। एमाइलेसेस प्लस स्टार्च दोनों मिलकर माल्टेज का निर्माण करते हैं। फाइप्सिन प्लस एम्ब्लिकस वसा बनकर ये वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का बनाते हैं। वो अंत ग्रंथियों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं फ्रेंड्स। छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथि होती है जिसमें एंजाइम का स्राव होता है और यह एंजाइम भोजन के विभिन्न अवयवों को प्रतिक्रिया करता है। पेटाटेट्स प्लस पेंटोन ग्लूटामेट अम्ल दोनों मिलकर ग्लूटामेट अम्ल बनाता है। जब भोजन सरल अणुओं में बदल जाता है तो इसे हम काइमा कहते हैं। जब भोजन सरल अणुओं में बदल जाता है तो इसे हम काइमा कहते हैं। यह काइमा
तरलदी, इसे हम चाइमो भी कहते हैं। चाइल्ड के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम में होता है। अब हम थोड़ा बड़ी नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, बढ़िया बड़ी आंत में दो भागों में बटा गया है। बड़ी आंत में पहला है कोलोन, दूसरा है मलस्सम चलता, उसके बाद मलस्सम। छोटी आंत में बड़ी आंत के जोड़े पर छोटी नली होती है जिसे हम सोकम कहते हैं। इसमें फ्रेंड सोकम ये लिखा हुआ है। सोकम छोटी आंत में बड़ी आंत के जोड़ों पर एक छोटी नली होती है जिसे हम सोकम कहते हैं। और कोलन क्या है फ्रेंड? कोलन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऊपरी भाग कोलन और उपरस्थ भाग कोलन। अधोगामी कोलन में रेक्टम में खिलते हैं जो अंतः मल द्वारा माध्यम शरीर के बाहर खुलता है। प्रश्न वाले 1। अब हम प्रश्न को हम यहाँ पे आपको फ्रेंड्स, मैंने अभी टोटल थ्योरी आपको मैं समझा दिया। अब यहाँ पे हम प्रश्न वाले 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपको समझाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड इसी से बनते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझ जाइएगा और रट भी जाइएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या करते हैं फ्रेंड्स? वहाँ पे हमने थ्योरी में आपको समझाए थे, उसको मृत जीवी कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 2। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूरज की प्रकाश और H2। ये 3 चीज हमारा स्वपोषण भोजन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषण अंग नहीं है? हरित लवक। हरित लवक जो फ्रेंड होते हैं ना, ये प्रकाश संश्लेषक अंग नहीं होते हैं। वायुमंडल में CO2 का कितना % होता है? तो वायुमंडल में फ्रेंड 0.03%। ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% होते हैं। प्रकाश संश्लेषण जैव प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होती है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होते हैं। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाट के द्वारा। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड। इससे यहाँ पे आपका बिहार बोर्ड क्लास 10 के बायोलॉजी क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से पूछेगा फ्रेंड। अमीबा में कूटपात का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा द्वारा बोलिएगा फ्रेंड, भोजन के अंतर्ग्रहण कूटपात में होता है। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनली जुड़ा होता है? निगल द्वारा। ग्रहणी के भाग छोटी आंत। अब हम कुछ अतिरिक्त स्तनों को भरते हैं। स्वपोषी पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। सौर ऊर्जा को परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में एक रासायनिक ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा से परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा होती है। आप देखेंगे फ्रेंड, सौर ऊर्जा एक ऐसा शक्तिशाली बनाया गया है जो कि उससे हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं रासायनिक विक्रिया के द्वारा। इसमें एक सौर ऊर्जा धूप के माध्यम से उसमें हमको प्रकाश उसमें दिन से मिलता है। वायुमंडल में पंक्तियां CO2 द्वारा ग्रहण नहीं करती हैं। रंध्रों में वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है फ्रेंड्स। मनुष्य के अम्ल से दीवार से निम्न जठर रस निकलते हैं।
छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस सक्स एंटेरिकस या अंतररस कहलाते हैं। सक्स एंटेरिकस या अंतररस कहलाते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो जाती है? तो इसका आंसर, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों के पास क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीव के पास क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन 3, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है? तो हम वहाँ पे पढ़े थे फ्रेंड स्वपोषी परपोषण। हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? स्वपोषण। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? परपोषण। तीन प्रकार की परपोषण विधियों का नाम लिखें। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणिसम पोषण। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण C6CO2 + H2O सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 + H2O 6 ये समीकरण बनाता है। फ्रेंड आपसे समीकरण पूछ सकता है, प्रकाश संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण के समीकरण लिखे, यहाँ से 1 नंबर आपका फिक्स है फ्रेंड। इसको आप इस समीकरण को आप कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को उत्पाद के रूप में क्या बनाता है? भोजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवा क्लोरोप्लास्ट में क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल पाई जाती है, इसी प्रकाश हरित लवा क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? इसमें CO2 H2O क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश, तीनों चीज हमारा जब तक नहीं रहेगा फ्रेंड तब तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती फ्रेंड। CO2 है ना, H2O क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की रोशनी में होती है, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड। अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इस सबको रट जाइएगा। कवक जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि कवक जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपका जैव प्रक्रम का पूरा टॉपिक कवर कर दिए हैं, थ्योरी से लेकर क्वेश्चन तक। तो वीडियो अगर फ्रेंड्स पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, और जो वहाँ पर प्रॉब्लम है कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।